क्योंकि बिहार में एक चीज़ और है विच इज़ बालू माफिया. वो कैसे ऑपरेट होता है? रेत माफिया जिसको बोलते हैं. इट्स एस्टिमेटेड टू बी अराउंड 15,000 crores a year बिजनेस. इलीगल रेती की खदानों से लोग पैसे निकालते हैं और उसकी वजह से बहुत सारे मर्डर्स भी होते हैं, बहुत सारी किलिंग्स भी होती है, बहुत चीज़ें होती है. वो व्हाट इज़ दिस होल माफिया? सो सी, किसी भी स्टेट में ना जब नॉर्मल इंडस्ट्रीज नहीं होंगी, जो नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर है, एवेन्यूज है, वो नहीं होंगी, तो फिर लोग वहाँ के ना नॉर्मल डे टू डे चीज़ों में ही ना वो नए नए पैसे कमाने के तरीके ढूंढने लगते हैं. और एक चैप्टर है मेरी बुक में, इट्स कॉल्ड यूनिक क्राइम इंडस्ट्रीज ऑफ बिहार. तो बिहार में भी यही हुआ. किसी के पास कोई एवेन्यू था नहीं, सिर्फ सरकारी नौकरियां, उसके अलावा कुछ है नहीं. तो सरकारी नौकरियां कितना, कुछ हज़ार है, कितने लोगों को मिल सकती है, तो बाकी सब करेंगे क्या? तो सब ने एवेन्यूज ढूंढना स्टार्ट किया. और आप देखेंगे बहुत इंटरेस्टिंग. सो बिहारीज आर वेरी हार्ड वर्किंग पीपल, एक्सट्रीमली एंटरप्रेन्योरियल आई वुड से. एंड इन फैक्ट यू वुड सी, आप देश में कहीं भी चले जाएंगे, वेरी शार्प पीपल. तो अब अगर उनकी जो एनर्जी है वो सही जगह पे यूटिलाइज नहीं हुई तो गलत जगह पे होगी. तो ऐसे ऐसे इंडस्ट्रीज क्रिएट हो गए बिहार में जो कोई सोच भी नहीं सकता था. जैसे गिव मी 2-3 एग्जांपल्स. सबसे बड़ा किडनैपिंग इंडस्ट्री. इट्स ए इंडस्ट्री ना, अब तो बहुत कम हो गया है. Kidnapping is an industry. Yes. Okay. Explain. Yeah, I would explain. In fact, very, very interesting start to it also. तो कहा जाता है कि जो वेस्ट चंपारण एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, अगेन वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में, तो वहाँ पे पहले डकॉइट्स बहुत होते थे, राइट? तो डकैत बहुत थे. तो सरकार ने ना वहाँ के एसपी को जिम्मेदारी दी, यार डकैती कम कराओ किसी तरीके से. तो उसने, जो वहाँ का एसपी था ना, उसने सारे डकैतों को बुलाया एक जगह और बोला कि यार देखो, तुम जो ये डकैती करते हो ना, इसमें बहुत रिस्क है. एक तो तुम यहाँ जंगलों में छुप के रहना पड़ता है, डकैती करते हो, इनकाउंटर में मारे जाने का डर है, पकड़े जाने का डर है. फिर इसका पकड़ने जाने के बाद पनिशमेंट भी बहुत सीवियर है, जेल टर्म भी बहुत है. तो ये डकैती छोड़ो, किडनैपिंग करो, आराम से किडनैप करो, पैसा लो, छोड़ दो यार, उसमें रिस्क भी कम है तुम्हारा, और जिसके पास पैसा वो दे भी देगा. दिस इज अ स्टोरी, दिस इज जनरल, इसको कहा जाता है स्टार्ट ऑफ किडनैपिंग इंडस्ट्री इन बिहार. ये स्टोरी ऐसी बस सुनी सुनाई कहानी है सबके लिए. आई वुड से क्रेडिटेबल. ओके, मल्टीपल सोर्सेज हैं इसके. ओके, तो क्रेडिटेबल. वहाँ के एसपी ने बोला कि तुम किडनैपिंग करो, डकैती खत्म करो. ओके, तो किडनैपिंग की शुरुआत यहाँ से हुई एज अ ब्रॉडर. तो लोगों ने डकैती छोड़ के किडनैपिंग की शुरुआत की. तो पहले तो उस रीजन में किडनैपिंग ज़्यादा होने लगी क्योंकि मल्टीपल रीजंस थे. कि एक तो वहाँ का जो टेरेन था वो बहुत डिफिकल्ट था, जंगल और नदी, ये सब. तो भागना आसान है, छुपाना आसान है. प्लस नेपाल बॉर्डर एक तरफ यूपी बॉर्डर है, तो बॉर्डर छोड़ के भागना आसान है. बाद में फिर ये सब कंसिडरेशंस भी हट गया. जब धीरे धीरे बड़ी होने लगी तो सब जगह होने लगी. और आप देखेंगे कि किडनैपिंग के जो नंबर्स बिहार 1990 से 2005 तक में, एंड दिस इज समथिंग आई हैव सीन पर्सनली, लोगों ने अपने नाम में सरनेम्स लगाना छोड़ दिए ताकि वो आइडेंटिफाई नहीं हो पाए कि वो किस कास्ट से आते हैं. अपर कास्ट से हैं तो जनरली वो फिर बच्चों के नाम के आगे वो, आप देखेंगे जनरली बिहार के जो नाम होते हैं, तो जैसे अगर अक्षय है तो अक्षय अर्नव, मतलब सरनव का कोई मीनिंग नहीं, वो भी एक नाम ही हो जाएगा. सुमन सौरभ या कुमार, बच्चों के टाइटल्स लगाना छोड़ दिए. जनरल शर्मा तिवारी, सिंह, वो नहीं लगाते थे. इसी प्रकार डॉक्टर्स आप बिहार में 1990 में 6 बजे के बाद घर से बाहर निकल के दिखा दे तो मान जाए. लोग अपने अपने घरों में ग्रिल लगा के रखते थे और 6 बजे के बाद ग्रिल में ताला लगा के घर के अंदर बैठ जाते थे. आप अगर 6 बजे के बाद बाहर निकल रहे हैं तो आपकी गलती है. फिर किडनैपिंग हुआ, ये हुआ तो वो कोई और थोड़ी जिम्मेदार है आपके लिए. क्या आप निकले, आपको किडनैपिंग हो गई, किडनैपिंग हुई, मर्डर हुआ, जो भी हुआ. एंड दिस इज नॉट समथिंग जो मैं एग्जैजरेट करूंगा या इंस्टेंसेस बता रहा हूँ, एक दो नहीं, जनरली 99% दिस वाज द केस. तो किडनैपिंग एज ए इंडस्ट्री स्टार्टेड हैपनिंग. तो अब किडनैपर्स ने बोला किसे किडनैप करें. तो सबसे पहले हुआ कि जो पैसे वाले उसको किडनैप करते हैं, बिजनेसमैन को स्टार्ट किया किडनैप करना, डॉक्टर्स को किडनैप करना स्टार्ट किया, इंजीनियर्स को किडनैप करना स्टार्ट किया. तो पहले ये किडनैपिंग्स बहुत हुई, पैसा मिला ये वो. फिर सबने कहा यार ये वाले थोड़े बड़े हैं, हल्ला भी हो जाता है, रेजिस्टेंस भी होता है, बच्चों को किडनैप करते हैं. बच्चों को किडनैप करेंगे तो उनके माँ बाप पैसा तो दे ही देंगे, ममता इतनी आएगी, किडनैप करना भी आसान होता है. तो बच्चों की किडनैपिंग शुरू हुई. और आप देखेंगे 90 से 2005 तक के दशक में इतने बच्चों की किडनैपिंग हुई,
इतने ज़्यादा स्कूली बच्चों की, लोगों ने अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया। वो पटना से रांची भेज देते थे, रांची वॉज स्लाइटली सेफर एज अ प्लेस। आधे बच्चे बिहार के और रांची में पढ़ने आ जाते थे कि अगर कोई वहाँ उनके रहता था रिलेटिव्स की, यार इसे वहाँ पर पढ़ा लीजिए, यहाँ पे तो नहीं ले पाएंगे। आप देखेंगे 2005 के इलेक्टोरल कैंपेन में अटल बिहारी वाजपेयी ने इसको एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था, और भागलपुर की एक सभा में उनका एक स्टेटमेंट था बहुत फेमस कि मुझे मेरे किसले दीपक लौटा दो। कहाँ है मेरे किसले दीपक? किसले दीपक जो बच्चे थे, 2 बच्चे थे जिनका जस्ट उसी समय किडनैपिंग हो रखा था। इतना बड़ा इशू था बिहार में किडनैपिंग, एंटायर इंडस्ट्री। एक बहुत फेमस इंसिडेंट है इनफैक्ट, अगेन वेरी क्रेडिटेबल। एक डॉक्टर थे, वो नई एक गाड़ी खरीद के लेके आए। तो डॉक्टर साहब के पास कुछ लोग आए, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब हमें पता चला आप नई गाड़ी खरीद के लेके आए, टेस्ट ड्राइव करना चाहते हैं, थोड़ा चला के देखते हैं। तो डॉक्टर साहब ने अपनी गाड़ी दे दी उन्हें। तो डॉक्टर साहब की गाड़ी लेके गए और कुछ घंटों तक वापस नहीं आए। डॉक्टर साहब थोड़ा परेशान होने लगे। दोपहर हो गई, शाम हो गई, डॉक्टर साहब की गाड़ी वापस नहीं आई। नई गाड़ी खरीदी थी उन्होंने। तो डॉक्टर साहब पुलिस के पास गए, पुलिस काहे को कुछ करने वाली है, डॉक्टर साहब इधर उधर हर जगह भटके। तो सबने कहा यार इधर उधर कहीं भी जाओगे कुछ होने वाला नहीं है, लालू जी के पास जाइए, वही कुछ कर सकते हैं आपका। तो डॉक्टर साहब दूसरे दिन सुबह सुबह लालू जी के पास गए, उनके आवास पे गए कि गाड़ी नहीं मिली। तो जैसे ही वो गेट से लालू जी के आवास में घुसे और जो ड्राइववे था उसको क्रॉस ही कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि उनकी गाड़ी वहीं खड़ी है। तो आप सोचिए कि जब सैया भाई कोतवाल तो डर काहेगा, तो कोई कंप्लेन करे तो किससे करे। सो किडनैपिंग वाज वन इंडस्ट्री। सेकंड बहुत फेमस इंडस्ट्री हुआ बिहार में वाज द पेपर लीक इंडस्ट्री। पेपर लीक, यस। और एक उसका बहुत बड़ा किंग पिन हुआ रंजीत डॉन। मतलब बहुत फेमस उस समय तो यार, रंजीत डॉन वाज लाइक एस्पिरेशनल फॉर यंगस्टर्स, वैसे टाइप्स। क्यों? सो 2002 या 2003 में पहली बार कैट एग्जाम के पेपर्स लीक हुए, आपको अगर याद हो, और वो लीक हुआ पटना से। छोटे मोटे एग्जाम के पेपर लीक होते चलता है, कैट एग्जाम का पेपर कैसे यार लीक हो सकता है? 2003 में पटना से कैट एग्जाम के पेपर्स लीक हुए, तो जाके ये सब थोड़ा खुलासा हुआ। पूरा एक पेपर लीक इंडस्ट्री रंजीत डॉन ने बना रखा था। रंजीत डॉन उसको जनरली बोलते थे, रंजीत सिंह नाम था शायद उसने, बिहार में। और इसका मैकेनिज्म आप सुनेंगे तो आप के होश उड़ जाएंगे। बताओ। तो ये सबसे पहले क्या करते थे कि कोई भी एक एग्जामिनेशन है तो सबसे पहले क्या करते थे कि बहुत सारे कैंडिडेट्स को एक साथ फॉर्म भरवाते थे और एनवेलप में एक साथ भेजते थे उसको, राइट, ताकि उनको आगे पीछे सबको सीट मिल जाए एक रूम में। तो सबसे पहले ये तरीका इन्होंने अपनाया। फिर धीरे धीरे एग्जामिनेशन एजेंसी समझ गई कि यार ये तो ऐसे करते हैं, तो उन्होंने एक साथ सीट अलॉट करना छोड़ के सबको अलग अलग सीट अलॉट करना शुरू कर दिया। तो ये लोग फिर दिल्ली चले जाते थे यूपीएससी के ऑफिस में, वहाँ फिजिकली एक साथ सब एक के बाद एक जमा कर देते थे ताकि एक रूम में सीट मिल जाए। तो ये हो गया कि पहले एक रूम में कैसे सब आए। फिर पेपर लीक का इनका बहुत सारे थे, या तो जिस प्रेस में छप रही है वहाँ से लेके जहाँ ट्रांसपोर्ट हो रहा है वहाँ से लेके जिस स्कूल में पेपर पहुँची वहाँ के टीचर से सेटिंग से कि अंत तक कहीं ना कहीं से पेपर लीक करा लेंगे। पिछली रात को ये सारे कैंडिडेट्स को एक रूम में बिठाएंगे, एक जगह, उनके फ़ोन तो होते भी नहीं थे, और रात भर उनको आंसर रटवाएंगे। सबने आंसर रात भर रटा। सुबह की गाड़ी से फिर उनको एग्ज़ाम सेंटर पे छोड़ेंगे, है ना, उनके आइडेंटिटी कार्ड्स रख लेंगे। फिर उन्होंने एक रूम में सबने बैठ के चोरी करनी है, एग्ज़ाम देना है, फिर वापस आ जाना है, और एडवांस में पैसा ले लिया जाता था। इसमें फिर इन्होंने और एक इनोवेशन क्या किया, एक इंजन बोगी सिस्टम बनाया। इंजन क्या होता था कि कोई एक मेरिटोरियस लड़का ढूंढ लो जिसने पहले एग्जाम में भी क्रैक कर रखा हो। जैसे इंजीनियरिंग मैंने साल क्रैक कर लिया, मैं इंजीनियरिंग पढ़ रहा हूँ, अगले साल मुझे पकड़ लिया, उसको 1.5-2 लाख रुपए दे दिए, अब वो बन गया इंजन। उसने भी फॉर्म भर दिया, उसके पीछे एक बोगी बना दिया, अब वो पेपर सॉल्व करेगा, पीछे देगा और पीछे वाले सब पास करेंगे। तो इंजन बोगी सिस्टम बन गया, और इतना शार्प वो पूरा सिस्टम था। इनफैक्ट तो रंजीत की खुद की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। उसने पहले अपना 10th का एग्जाम 2 बार दिया। तो बिहार में यूजुअली क्या हुआ करता था, 10th के एग्जाम लोग मल्टीपल बार देते थे एज कम करने के लिए। तो पहले बर्थ सर्टिफिकेट्स नहीं होते थे, राइट, तो 10th का जो सर्टिफिकेट है उसे एज का सर्टिफिकेट मान लिया जाता था। तो कोई जैसे एक बार 10th दे दिया उसने, फिर 30 साल का हो गया और तो उसकी नौकरी की उम्र जा रही है, तो उसने कहा फिर से मैं 10th का देता हूँ। तो फिर से 10 दे दिया, पहला वाला सर्टिफिकेट फाड़ के फेंक दिया, अब उसका फिर से हो गया 18 साल उम्र। तो रंजीत ने 2 बार 10th दिया, फिर 2 बार उसने 12th भी किया, एक बार आर्ट्स से किया, फिर बोला कि साइंस से करना है, मुझे डॉक्टर बनना है,
उसे अचानक से जब उसने देखा पूरा सिस्टम मैं ही चला रहा हूँ तो मैं भी डॉक्टर बन सकता हूँ, फिर उसने साइंस से 12 दिया, फिर उसने इसी सिस्टम के भरोसे दरभंगा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया, अंडरस्टैंड, और 6 साल बाद वो फिर डॉक्टर ही बन गया, तो डॉक्टर रंजीत डॉन बन गया, राइट। मेनी इंटरेस्टिंग एनेक्डोट्स, बट ये जब 2003 का कैट का पेपर लीक हुआ, उसके बाद जब बहुत ज़्यादा फिर खोजबीन होने लगी, जांच होने लगी, तब पता चला कि इतना ये भयंकर सिस्टम है। एंड दिस वाज कंसिडर्ड टू बी, एंड दिस इज कोटेड इन माय बुक, 100 करोड़ की इंडस्ट्री बिहार में। तो रंजीत डॉन 100 करोड़ घुमा रहा था बेस्ड ऑन जस्ट पेपर लीक। जस्ट पेपर लीक्स। तो अल्कोहल बैन बोलते हैं, बिहार में अल्कोहल बैन है लेकिन खुली मिलती है, सबको पता है। तो कैसे चलता है वो? अब तो चीफ मिनिस्टर्स भी चेंज हो गए, लालू यादव की सरकार भी नहीं है। नहीं, इट इज़ अ पॉलिसी फ्लॉ। बैन कभी काम नहीं कर सकता, इकोनॉमिकली वो काम नहीं कर सकता। इट्स एज सिंपल एज पॉलिसी मेकिंग। सबसे लेमैन भी समझता है कि बैन्स नेवर वर्क। इकोनॉमिक्स में व्हाट हैपेंस कि जब भी आप कोई चीज़ को बैन करते हैं तो उसका आप सप्लाई कम करते हैं, तो सिंपली उसकी प्राइस को इंक्रीज करते हैं आप, उसका कंजम्पशन कभी आप लो नहीं कर पाइएगा। दिस हैपेंस विद एवरीथिंग। तो आपने बैन तो कर दिया, कंजम्पशन तो लो होना नहीं है, तो कंजम्पशन लो होगा नहीं तो एक तो नकली शराब बनेगी, जो गाँव बनने शुरू हो गए। उस नकली शराब को पहुंचाने वाले नए लोग बनेंगे। अब गांव में जो लड़के बचे हैं थोड़े बहुत, जो बाहर नहीं गए काम करने, उनके पास कोई काम है नहीं, वो देखते हैं इजी मनी इसमें, तो शराब की बोतलें इधर से उधर पहुंचा रहे हैं। पुलिस जिसका काम क्राइम रोकना होता है, क्राइम को पकड़ना होता है, वो आधे दिन इसी में परेशान है कि कौन शराब ले जा रहा है, कौन शराब पी रहा है, राइट। तो पूरा एक जनरेशन, एक तो यूथ का आपने शराब बनाने पहुंचाने में बर्बाद किया, पूरा एक मैसिव मशीनरी ऑफ पुलिस एंड रिसोर्सेस जो बहुत इंपॉर्टेंट और दूसरे काम कर सकती है, उसको आपने शराब की बोतलें पकड़वाने और ये करवाने में इंगेज कर दिया है। और आप इनको पकड़ भी लेते हैं, इतने सारे पकड़े भी जाते हैं, शराब ले जाते आते हैं, जेल में रखते हैं, महीने भर बाद अब उसे छोड़ देते हैं। कितनों को आप जेल में रखेंगे, कब तक आप रखेंगे जेल में? सरकार का काम ये थोड़ी है कि जेल भर भर के रखें शराब पीने वाले लोगों से। दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम यही थोड़ी है कि उसने शराब पी ली थी, पहले उसे तो पकड़िए जो क्राइम कर रहा है बिहार में। तो मेरे ख्याल से पॉलिसी फ्लॉ बहुत बड़ा है, एंड नीतीश कुमार ऑल्सो रियलाइजेज दिस। ऐसा नहीं है कि ही डजंट रियलाइज, द फैक्ट इज उन्होंने खुद इतना बढ़ा चढ़ा के इसको इम्प्लीमेंट किया और इसके इतने फायदे बताए, तो अब इसको वापस वो कैसे ले? तो ही स्टक। अगर ऐसे और भी बहुत इंसाइटफुल शॉर्ट्स और क्लिप्स देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।